नमस्कार। आत्म-मूल्यांकन की इस श्रृंखला में हमने अब तक देखा कि आत्म-मूल्यांकन क्या है, इसे क्यों करना चाहिए और इसे करने के लिए क्या-क्या चेतावनियां हैं, इसे कैसे किया जाए और इसकी विधि क्या है। अब हम आगे चर्चा करेंगे आत्म-मूल्यांकन में विभिन्न परतों के बारे में। तो एक मानव चित्त में कौन कौन सी परतें होती है, उनके बारे में हम यदि चर्चा करें तो हमने इन परतों को 10 भागों में विभाजित किया है, जो निम्नानुसार हैं। पहली परत है पशु वृत्ति, दूसरी है भोग वृत्ति, तीसरी जाति वृत्ति, चौथी भाव वृत्ति, पांचवी परत है बौद्धिक वृत्ति, छठी परत है साधक वृत्ति और सातवीं परत है आध्यात्मिक वृत्ति, आठवीं परत है निवृत्ति और नवीं परत जो है वो है मुक्त चित्त और 10वीं परत है बोधिसत्व वृत्ति। तो इस तरह हमारे पास 10 परतें हैं और हर परत में हम अपने मूल्यांकन के लक्षण हैं उनका उपयोग करेंगे। तो जिन मूल्यांकन के लक्षणों की चर्चा हमने पिछली बार की थी वो हैं व्यवहार, वाणी, विचार, संबंध, मनोरंजन और विकार। तो इस तरह 6 मूल्यांकन के लक्षणों का उपयोग करके हम देखेंगे हर एक परत के साथ। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति में पशु वृत्ति अधिक है तो उसका व्यवहार कैसा होगा, उसकी वाणी कैसी होगी, उसके विचार कैसे होंगे, उसके संबंध कैसे होंगे, उसके मनोरंजन के साधन क्या होंगे या उसमें क्या विकार हो सकते हैं। तो इस प्रकार इन 6 लक्षणों का उपयोग करके हम हर एक परत के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो 10 परतें हैं और 6 मूल्यांकन के लक्षण हैं। तो इस प्रकार हमारी चर्चा में कुल 60 ऐसे विषय होंगे जिनके बारे में हम पूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और इन 60 विषयों के द्वारा हम लगभग पूरी मनुष्य जाति को उसके अंदर वर्गीकृत करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा भी मूल्यांकन के लक्षण और हो सकते हैं, लेकिन हमारे इस मूल्यांकन के लिए हमने ये लक्षण तय किए हैं और ये लक्षण उपयोग करके हम संपूर्ण मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो परत है वो है पशु वृत्ति की। इस परत को पशु वृत्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पशुओं में भी पाई जाती है और ये सभी मनुष्यों में भी पाई जाती है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी विकसित क्यों ना हो गया हो, यह वृत्ति हमेशा सब में पाई जाती है। बस फर्क इतना है कि किसी में यह कम सक्रिय होती है और किसी में सिर्फ यही परत सक्रिय होती है। तो कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति की पशु वृत्ति की जो परत है वह सबसे सक्रिय है? तो हम शुरू करते हैं उनके व्यवहार के अवलोकन से। तो ऐसे व्यक्तियों का जो व्यवहार होगा वो उनकी उत्तरजीविता के आसपास ही केंद्रित होगा, जो कि है रक्षण, भक्षण और प्रजनन। तो ऐसे लोग बहुत ही साधारण होते हैं और इनका जो जीवन है वो भी बहुत साधारण होता है। ना तो उन्हें कोई ज्ञान होता है, ना ही कोई अज्ञान होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे अज्ञेयता की अवस्था में ही रहते हैं। और आप देखेंगे कि ऐसे लोग बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं और क्योंकि ये आज्ञाकारी होती है इसलिए ये बहुत अच्छे सेवक या जो दास बनते हैं और ये बहुत मेहनती होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि पशु वृत्ति की परत है तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और जितनी आज्ञा इनको दी जाती है वे सब मानते हैं। और एक बात है कि ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक नियम हैं उनका बहुत अच्छे से पालन करते हैं। तो जो लोग इन पर शासन करने वाले हैं उन्होंने जो नियम बनाए हैं उनका ये पूरी तरह से पालन करते हैं, कभी नियम नहीं तोड़ते और ये कभी किसी पर शासन नहीं करते, इन पर शासन किया जाता है। अर्थात ये शासित लोग हैं, शासक नहीं। तो जो ऐसे व्यक्तियों पर शासन करते हैं वे उन्हें अच्छे नागरिक कहते हैं क्योंकि ये सभी नियमों का पालन करते हैं, बहुत अधिक मेहनती होते हैं और कभी नियम तोड़ते नहीं हैं।
जो कहा जाए वो करते हैं, तो इसलिए ये एक अच्छे नागरिक कहलाते हैं। ये व्यक्ति किसी के भी पास तभी जाएंगे जब उन्हें खाना या सुरक्षा, इन दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। और ऐसे लोग अधिकतर नौकरी, पैसा, अच्छा जीवन, अच्छे संबंध, बस इतना ही चाहते हैं। इससे ऊपर कभी जाते नहीं हैं और सिर्फ उत्तरजीविता ठीक रहे, बस इतना ही चाहते हैं। कभी कभी ये उत्तरजीविता के ऊपर भी जाते हैं, पर कई वर्षों के बाद भी अगर आपको यही सारी चीज़ें बार बार होती हुई दिखे कि ये सिर्फ भोजन, पैसा और नौकरी और अच्छे संबंध से आगे नहीं जा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति पशुवृत्ति की परत पर है। यदि ऐसे लोगों में कोई विकार ना हो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन लोगों का भी विकास होना संभव है। अब हम यदि इनकी वाणी का अवलोकन करें तो हम देखेंगे कि ये अधिकांशतः भोजन और सुरक्षा के बारे में ही बात करते हैं। इनकी चर्चा के यही विषय होते हैं और इनका जीवन जो है वो हमेशा डर से भरा रहता है। डर के कारण ये नकारात्मक खबरों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं कि कहाँ क्या गलत हुआ, कहाँ कितने लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है या किसने किसको मार दिया है। ये सारी जो खबरें हैं, इनकी वृत्ति होती है इस तरह की बातें करना या इस तरह की जानकारी रखना। और इनकी जो बातें होती है वो पुरानी बातों का दोहराव ही होता है। अर्थात जब भी आप इनसे बात करेंगे वो पुरानी ही कोई बात को फिर से दोहराते रहते हैं। हर दिन वो एक ही जैसी बातें करते हैं, वहाँ पर कुछ भी नया नहीं होता है। कभी कभी प्रश्नोत्तरी से अलग भी कोई बात करते हैं, पर वो किसी और की नकल ही कर रहे होते हैं। या तो उन्होंने ऐसी बात कहीं पर पढ़ ली होती है, या उनके दोस्त से सुनी होती है, या कहीं और से सुनी होती है। तो उनका खुद का कुछ नहीं होता, वो कहीं ना कहीं की या तो नकल होती है या पुरानी बातों का दोहराव होता है। अब ये लोग जब इतने सीधे होते हैं तो इन्हें प्रभावित करना बहुत आसान होता है और इसीलिए ये जल्दी से किसी षड्यंत्र का शिकार भी बन जाते हैं। तो बिना समझे ये लोगों की बातें सिर्फ दोहराते हैं, सीधा सीधा वही बोलते हैं जो इनको बोलने को कहा जाता है, बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं। इस कारण से ये किसी भी षड्यंत्र का शिकार बन सकते हैं। यदि आप उनको ऐसा कुछ बताते हैं जो उनको पहले से नहीं पता है, तो ऐसा करने पे या तो उनको नींद आ जाएगी या वो बोलेंगे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और फिर से अपनी ही बात पर आ जाएंगे। और जो बात ये करेंगे वो फिर से उत्तरजीविता से संबंधित ही होगी। इसलिए ऐसे लोगों से बात करना बहुत मुश्किल है, या आप कह सकते हैं बहुत बोरियत भरा होता है, क्योंकि वहाँ कुछ नया नहीं होता। एक और बात कि ऐसे लोग ज़्यादा प्रश्न नहीं करते, और कभी यदि वो कुछ पूछ भी ले तो वो ऐसे उत्तरजीविता से संबंधित ही होगा जैसे उन्हें कहाँ क्या मिला है या किसमें कितना फ़ायदा है, और ऐसा ही कुछ होगा। आगे हम बात करते हैं इनके विचारों के बारे में। यदि आप इनके विचारों का अवलोकन करें, वैसे तो हम दूसरों के विचारों का अवलोकन नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद के विचार को देखकर एक तार्किक अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे होंगे इनके विचार। तो मानसिक रूप से आप देखेंगे कि ये लोग निष्क्रिय ही रहते हैं, बहुत अधिक विचार नहीं करते, और जो कुछ भी विचार करते हैं वो भी पुराने विचार जो हैं उनका दोहराव ही होता है। तो इनके दिमाग में कुछ नया आता ही नहीं है, और इस कारण से ये कुछ नई योजना ही नहीं बनाते हैं। और जो थोड़ी बहुत योजना बनाते भी हैं तो वो उत्तरजीविता के आसपास ही होगी, जैसे मुझे कहाँ जाना है, कहाँ भोजन मिलेगा, या क्या बीज उगाना है, या जीवित रहने के लिए क्या करना है। इन सब के आसपास ही इनकी योजनाएं होती है। अर्थात कोई जटिल योजना नहीं बनाते हैं, और सही में कहा जाए तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि योजना कैसे और क्या बनाई जाए। अर्थात ये हमेशा दूसरों पे डाल देते हैं कि मैं नहीं जानता, आप जो कहेंगे हम वैसा कर लेंगे। अगर कुछ गलत होता है तो बस वे अपने जीवन की चिंता करते हैं कि मेरा क्या होगा। मतलब उनकी विचारधारा जो है बहुत संकीर्ण होती है, और बस एक ही चीज़ के बारे में सोचना चाहते हैं। जो भी एक विषय लेंगे उसी के बारे में सोचते रहेंगे, जो इनके दिमाग में पहले से ही होता है। क्योंकि ये ज़्यादा विचार नहीं करते, ये जल्दी से मान्यताओं और अंधविश्वासों के गड्ढे में गिर जाते हैं, क्योंकि सब ऐसा ही कह रहे हैं तो ऐसा ही ठीक होगा। वो मान लेते हैं हर चीज़ को,
और उदाहरण के लिए यदि किसी ने कह दिया कि आपका जन्म इस परिवार में हुआ है तो आप में इस तरह के गुण होंगे, तो ये पूरी तरह से मान लेते हैं कि हाँ, जैसा सब कह रहे हैं वैसा ही ठीक होगा, या और भी कई बातें हो सकती हैं। तो इसलिए इनमें अंधविश्वास और मान्यताएं बहुत ज़्यादा होती हैं और डर भी होता है। इस कारण से ये लोग अंधविश्वासी बन जाते हैं। यदि आप इनके संबंधों का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि ऐसे लोग बहुत ही ईमानदार और भरोसेमंद होते हैं। इनके जो रिश्ते होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि ये लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। संबंध जो है वो तोड़े नहीं जाते, क्योंकि संबंध उत्तरजीविता के लिए बहुत उपयोगी है। आप देखेंगे मनुष्य का जो विकास है वो संबंध और संबंधियों के कारण हुआ है, अर्थात समूह के कारण। तो ये जो है जीवित रहने के लिए ये गुण बहुत उपयोगी है। और क्योंकि हम पशुवृत्ति की परत की बात कर रहे हैं जहाँ उत्तरजीविता बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसी कारण से संबंध जो हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जीवित रहने के लिए ये उपयोगी है। तो इनके बहुत सारे संबंधी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जो परिवार है वो काफ़ी बड़े होते हैं, अर्थात माता की तरफ का परिवार या पिता की तरफ का परिवार और बहुत सारे रिश्तेदार और भाई बहन मिलकर इनका परिवार बहुत बड़ा होता है। तो समूह जो है वो बहुत बड़ा होता है और उससे जो उत्तरजीविता है उसका बहुत अच्छे से निर्वाह हो सकता है। ये जब किसी से बात करते हैं तो वहाँ पर भी कोई ना कोई संबंध ढूंढने का प्रयास करते हैं। आपने पाया होगा कि हमारे देश में यदि हम कहीं पर यात्रा कर रहे हैं और किसी अजनबी व्यक्ति से मिलते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो सबसे पहले यही जानने का प्रयास करते हैं कि वो आपसे किस तरह से संबंधित है। वो कोई ना कोई रिश्ता ढूंढने का प्रयास करते हैं कि आप वहाँ से हैं या आप उस जाति से हैं या वहाँ पर मेरे ये रिश्तेदार रहते हैं, इस तरह की कई सारी बातें। तो वे संबंध ढूंढने का प्रयास करते हैं और यदि उनको कोई संबंध ना मिले तो वे थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, क्योंकि कोई पूर्ण रूप से अनजान व्यक्ति उनके सामने है तो उनको थोड़ा असहज महसूस होता है। तो इस तरह से ये लोग संबंध ढूंढने का प्रयास करते हैं हर जगह। और ऐसे लोग जो हैं वो बहुत लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाते हैं, अर्थात एक बार जब कोई रिश्ता बन जाता है तो ये कभी उसको नहीं तोड़ते। चाहे रिश्ते में कितने भी उतार चढ़ाव आए, ये उस रिश्ते को टूटने नहीं देते। उदाहरण के लिए ऐसे लोग कभी भी तलाक नहीं मांगते, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। भले ही वो रिश्ता असहनीय हो जाए फिर भी वो उसको तोड़ेंगे नहीं। ऐसी प्रवृत्ति यदि किसी स्त्री में है तो वह उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो उसके पिता ने या उनके परिजनों ने जिसको चुना है। तो ऐसे लोगों के लिए जो रिश्ते हैं वो बहुत पवित्र होते हैं और बहुत ही आवश्यक होते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं क्योंकि वे बहुत विश्वसनीय और ईमानदार हैं। यदि आपके विचार उनसे ना भी मिले तो भी उनको इससे कोई परेशानी नहीं है। वो आपसे बात नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, आपके विचार उनसे अलग हो सकते हैं। जो भी उनके साथ प्रेम पूर्वक बात करता है वो सबसे बात करते हैं। यदि उनकी उत्तरजीविता पर आँच आती है तो वे किसी के दुश्मन भी बन सकते हैं, अर्थात उत्तरजीविता उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जीवित रहना उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस चीज़ पर यदि आँच आती है तो वे दुश्मन बन सकते हैं। तो जीवित रहने की जो इनकी योग्यता है वो बहुत अच्छी होती है, अर्थात ये किसी भी तरह से अपने आप को जीवित रखना सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। आगे हम बात करते हैं इनके मनोरंजन के साधनों की। तो यदि आप इनके मनोरंजन के साधन को देखेंगे तो पाएंगे कि वो अधिकांशतः भोजन, शिकार, खेलकूद या दूसरों के बारे में बात करने के आसपास ही होता है। तो ऐसे लोग टीवी भी देखते हैं और बेकार की पिक्चरें भी देखते हैं जो कि समाज की जो कुरीतियाँ हैं उससे संबंधित होती है, अर्थात भूखमरी हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, इस तरह के जो विषय है उन पर बनी हुई जो पिक्चरें होती है वो देखना पसंद करते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी भी बनते हैं क्योंकि उनका शरीर भी वैसा होता है और खेलने का समय भी होता है इनके पास। तो इस तरह ये इनके मनोरंजन के साधन हैं। अब हम बात करते हैं विकार के बारे में। तो कभी कभी ऐसे लोगों में कुछ विकार आ जाते हैं, जैसे कि ये आलसी हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति उत्तरजीविता से अधिक कुछ सोचते ही नहीं है और करते ही नहीं है। तो उतना ही कमाते हैं जितने में उनका पेट भर जाए और फिर काम करना बंद कर देते हैं। फिर जब भोजन खत्म हो जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं,
ये फिर से काम करने लगते हैं। अगर भोजन है और पैसा है तो इन्हें कोई हिला भी नहीं सकता, ये कुछ और करेंगे ही नहीं। तो खाने के अलावा वो कुछ और सोचते नहीं हैं, और ऐसे लोग इस वजह से अधिकांशतः मोटे होते हैं। तो इसलिए उनका जो शरीर है वो स्वस्थ नहीं होता है और किसी भी तरह से वो काम करने के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। जब कोई व्यक्ति काम के लिए उपयोगी नहीं है, ना तो शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से, तो कोई भी व्यक्ति इन्हें काम देगा नहीं। क्योंकि यदि आपको पैसा कमाना है तो या तो आपका शरीर अच्छा होना चाहिए या आपका दिमाग तेज होना चाहिए, और इनमें ये दोनों चीज़ें नहीं होती। इसलिए ये कोई भी ऐसा कार्य कर नहीं पाते हैं और यहाँ पर एक विकार आ जाता है। तो इस प्रकार विकार होने पर ये लोग या तो आलसी होते हैं, मोटे होते हैं और मंदबुद्धि हो जाते हैं और कुछ काम नहीं कर पाते। फिर ऐसे लोग लालची भी होते हैं, क्योंकि उत्तरजीविता के बाद उनको ज़्यादा कुछ चाहिए होता है, अर्थात जमाखोरी करना शुरू कर देते हैं और इतना जमा कर लेते हैं कि जो भी कुछ भी उन्हें मिले वे उसको जमा करने शुरू कर देते हैं। फिर वो चाहे कचरा हो या सोना हो, तो हमेशा जमा करने में लगे रहते हैं। एक और बात कि वो जब हमेशा डर में रहते हैं तो ऐसे लोग कभी कभी विकार होने पे हिंसक भी हो जाते हैं। हिंसक होते हैं और डर होता है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे सैनिक बनते हैं, क्योंकि सैनिक जो हैं वो डर और हिंसा के द्वारा ही चलते हैं। उन्हें उनके अंदर जो आज्ञा मानने का गुण है वो बिना सोचे किसी को भी मार सकते हैं, और इसीलिए वे अच्छे सैनिक बनते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि युद्ध जो है वो एक बहुत अच्छा माध्यम है जिंदा रहने का या बढ़ते रहने का, चोरी करने का, संसाधन जुटाने का। तो इसलिए पशुवृत्ति के जो लोग हैं वो सैनिक बनते हैं, लड़ाई झगड़ा में बहुत आगे रहते हैं। अब ये सब जो बातें हैं मैं उनको अच्छे तरीके से दर्शाने का प्रयास कर रही हूँ, पर आपको ये उतना आकर्षक लगेगा नहीं, क्योंकि ये पशुवृत्ति है। अब इस प्रकार की वृत्ति के कारण जब ये लोग बहुत ज़्यादा कमा नहीं पाते हैं और इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो वो चोरी और लूटपाट करना शुरू कर देते हैं या किसी और अपराध में शामिल हो जाते हैं, जैसे नशा करते हैं या शराब पीते हैं आदि आदि। क्योंकि यही उनके मनोरंजन का साधन भी है और यही उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक बन जाता है। अगर वो कोई आपराधिक गतिविधि भी नहीं करते, क्योंकि उसमें भी थोड़ी बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है, तो क्या होता है कि ऐसे लोग भिखारी बन जाते हैं और ये भीख मांगना शुरू कर देते हैं। और जैसे खाने के लिए या काम के लिए आदि के लिए संबंधियों से भीख मांगते हैं या किसी और से भीख मांगते हैं और फिर किसी और पर पूरी तरह से निर्भर भी हो जाते हैं। तो पशुओं की दुनिया में भी यही सब देखने को मिलता है, यहाँ पर भी वही वृत्ति चल रही है। और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी मैंने अभी तक कहा वो आपको बहुत ख़राब लग रहा होगा कि कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अधिकांश मनुष्य ऐसे ही हैं। उन्होंने प्रगति की ही नहीं है, पर आप देखेंगे ऐसे लोग लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, कभी कभी अच्छा गाना भी गा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बाकी परतें भी हैं लेकिन उतनी सक्रिय नहीं है, अर्थात सभी में सब परतें होती हैं लेकिन पशुवृत्ति की परत अधिक सक्रिय है। ये बाकी काम करते भी हैं, बस फर्क इतना है कि इनकी प्रगति का स्तर अलग है। आप सापेक्षिक रूप से देख सकते हैं कि दूसरी परतें जो है वो कम सक्रिय है और पशुवृत्ति की परत अधिक सक्रिय है। तो इस प्रकार का व्यक्ति पूरी तरह से पशु नहीं होगा, वो अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छे से बात करेगा, और भी अच्छे गुण होंगे, परंतु बस इतना ही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस परत में कुछ गलत नहीं है, इस प्रकार की वृत्तियों में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि शायद उन्होंने अपना जो मनुष्य जीवन है वो अभी अभी प्रारंभ किया है। ये उनका पहला या दूसरा ही मनुष्य जन्म होगा और इसलिए वो इस प्रकार की वृत्तियाँ दिखाते हैं, दर्शाते हैं। कुछ सैकड़ों जन्मों के बाद शायद उनकी प्रगति हो जाएगी। हम सब ने इसी प्रकार से शुरुआत की थी और इसी प्रकार हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस तरह का मूल्यांकन करके ये पता करें कि ये प्रवृत्तियाँ आप में भी दिखाई दे रही हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब में पाई जाती है।
सबको जीवित रहने की आवश्यकता है, सबको खाने सोने की आवश्यकता है, और सभी के संबंध भी होते हैं। कभी कभी हमें गपशप करने की भी ज़रूरत होती है, कभी कभी हम सामाजिक नियमों का भी पालन करते हैं या खेल कूद में भी भाग लेते हैं, और कभी कोई बेकार सी पिक्चर भी देख लेते हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, पर आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप बस इतने तक ही सीमित नहीं हैं। अगर सिर्फ इतना ही हो रहा है तो ठीक नहीं है। इसके अलावा आपके जीवन में और क्या है? अगर आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं तो फिर आप पशुवृत्ति तक ही सीमित हैं। अर्थात यदि आप सिर्फ यही कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं और इसके अलावा कुछ और नहीं करते हैं, तो आपका जीवन पशुवृत्ति तक सीमित है। उत्तरजीविता के ऊपर यदि आपको कुछ नहीं पता है तो इसका अर्थ है कि प्रगति नहीं हुई है। अगर ये गुण आप में मिलते हैं तो चिंता की आवश्यकता नहीं है, पर अगर इसके अलावा कुछ और नहीं मिलता तो फिर चिंता का विषय है। अगर आप पाते हैं कि आपका पूरा दिन, आपका पूरा महीना, पूरा साल इन्हीं सब चीज़ों में जाता है, तो आप पशुवृत्ति की परत पर अटक गए हैं, रुक गए हैं। अब प्रश्न आता है कि यदि आप पशुवृत्ति की परत पर हैं या कोई और पशुवृत्ति की परत पर है तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। वैसे यदि आप पशुवृत्ति की परत पर होते तो शायद आप ये वीडियो ही नहीं देख रहे होते, तो ये संभव नहीं है। लेकिन अगर कोई और है तो उसके लिए क्या सुझाव है या क्या मार्ग है जिससे वो इस परत से आगे बढ़कर प्रगति कर सके। तो हम यहाँ पर कुछ आध्यात्मिक मार्गों की चर्चा करेंगे जो उन लोगों के लिए सुझाए जा सकते हैं जो पशुवृत्ति की परत से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो पहला जो मार्ग है वो है भक्ति मार्ग। अब भक्ति मार्ग क्यों? क्योंकि ऐसे जो लोग हैं वो कुछ और कर नहीं सकते, और आप देखेंगे उनके जो गुण हैं, अर्थात वे जल्दी से किसी की आज्ञा मान लेते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं और समर्पण कर सकते हैं। तो यदि उनका कोई प्रेरणा स्रोत हो या कोई देवी या देवता हो जो उनको लगे कि उनसे बड़े हैं और उनके सामने वे आंख बंद करके समर्पण कर देते हैं और उनकी जो बात है वो सब मानते हैं, तो उनकी प्रगति संभव है। तो इसलिए कहा गया है कि ऐसे लोगों के लिए भक्ति मार्ग सबसे उचित है। अगर भक्ति मार्ग पसंद ना आए तो हठ योग का भी सुझाव दिया जाता है, क्योंकि वो शरीर के शुद्धिकरण से संबंधित है। तो शुरुआत में वो शरीर से ही शुरू करते हैं और शरीर के शुद्धिकरण होने के बाद वो आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि ऐसे लोगों का शरीर अच्छा होता है तो हठ योग से शुरुआत की जा सकती है। अब अगर हठ योग भी उन्हें ना पसंद आए तो उन्हें किसी धार्मिक संस्थान से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है वो ऐसे लोगों के लिए ही बनाए गए हैं। आप देखेंगे कि जो धार्मिक शिक्षा है वो यही कहती है कि भगवान से डरो, भगवान तुम्हें ये देंगे या भगवान तुम्हें वो देंगे, भगवान से प्रार्थना करो या बस मान लो, प्रश्न मत पूछो, जो है वो वैसा ही करो। अगर आप मेरे धर्म को नहीं मानते तो आप सही नहीं हैं या आपको मार दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ धमकी भरा होता है। तो यहाँ पर इन सब बातों को देखते हुए आप जान सकते हैं कि जो धार्मिक व्यवस्था है वो ऐसे लोगों के लिए ही बनाई गई थी जिन्होंने उतनी प्रगति नहीं की है। और जो अंधकार के युग थे उसमें अधिकांश व्यक्ति ऐसे ही थे। सिर्फ शासन करने वाले कुछ लोगों को छोड़कर या जो मध्यम वर्ग के कुछ लोग हैं उनको छोड़कर, जो मुश्किल से 1% लोग थे, उनको छोड़कर बाकी सब लोग पशुवृत्ति वाले ही थे। तो उनको धर्म के मार्ग से आगे चलाने के अलावा कोई और मार्ग ही नहीं था। अब ये जो चीज़ है वो कुछ असभ्य देशों में बहुत ज़्यादा हुई थी, तो वहाँ पर धर्म जो है वो बहुत ताकतवर हो गए थे। और अब तक हम उसके अवशेष देख सकते हैं कि ये अभी तक पूरी तरह से मिटा नहीं है, ये अभी भी पाया जाता है। और इसका संबंध पूरी तरह से पशुवृत्ति की परत से है, जिस पर अधिकांश मानव जाति रुकी हुई है। तो ये हमारी चर्चा थी पशुवृत्ति की परत के बारे में। अब हम अगली परत के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। ज्ञानांजलि से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।